नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लाया हूं एक विशेष कार्यक्रम। हम हमेशा कहते हैं कि अमित शाह हमेशा 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। बिहार के चुनाव सर पे है क्योंकि इसी साल होने हैं, लेकिन उसके बाद जो चुनाव होंगे उसमें वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। मैं बार बार कहता हूं कि पश्चिम बंगाल और बिहार ये भाजपा के लिए ऐसा टारगेट है जो उनके हाथ में आने पे फिर नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत पूर्ण रूप से भाजपा में हो जाएगा। मध्य भारत पहले ही भाजपा के पास, दक्षिण में एक राज्य में एंट्री है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रयास है, तमिलनाडु, केरल ये छूटते हैं। बड़ा क्लियर हिसाब है पूरे भारतवर्ष का, क्योंकि ओडिशा भी उनके पास, सब कुछ उनके पास। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और बंगाल में ममता, ये दो स्पीड ब्रेकर्स है। नीतीश कुमार के बगैर सत्ता में आ सकते हैं क्या? इसके लिए नीतीश कुमार को कमजोर कर उसका पूरा वोट बैंक अपने पास शिफ्ट कर सकते हैं क्या? बिहार में हिंदू मुसलमान पोलराइज कर सकते हैं क्या? इस पे तमाम बातें हो रही है। लगातार हम बिहार को लेकर प्रोग्राम न्यूज़ांचल पे करते हैं, लेकिन आज हम बंगाल की बात करेंगे, क्योंकि बंगाल में रामनवमी के समय जो कॉल बीजेपी ने दिया था, और वो हिंदू पुनर्जागरण जागरण जैसी बात होती थी कि जैसे बिल्कुल हिंदुओं को एक होना है और रामनवमी को 1 करोड़ लोग रास्ते पे होंगे, ये जो टारगेट दिया गया था, ये एग्रेशन था। धर्म कभी एग्रेशन में नहीं रहता, आक्रामकता ये धर्म में नहीं होती। लेकिन हर धर्म के रामनवमी के जुलूस यदि आप देखेंगे तो आज से 20 साल पहले राम जन्मनवमी के जुलूस निकलते थे, उसमें राम, सीता, लक्ष्मण होते थे, साथ में बंदरों की टोली चलती थी, बच्चे चलते थे, सारी दुनिया देखती थी, हार फेंके जाते थे, राम का जय घोष होता था। लेकिन नंगी तलवारें लेके राम नवमी का जुलूस नहीं निकलता था। मस्जिदों के सामने खड़े होकर गंदी गंदी गालियां नहीं दी जाती, बार बार राम को अपमानित करते थे ये सारे करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बंगाल में दंगे चाहिए। दंगे क्यों चाहिए? क्योंकि रामनवमी के बाद जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया, तो मुस्लिम समाज जो वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 के खिलाफ लगातार लामाबंद हो रहा है, उन्होंने भी अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया और फिर ये बात हिंसा पे उतर आई। तो अभी वर्तमान में जो हिंसा चल रही है मुर्शिदाबाद, उसको लेकर आगे शुभेंदु जो वहां पे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कट कह दी कि ये जो लोग हैं विरोध करने वाले, ये जिहादी है। ये जो विरोध करने वाले लोग हैं ये कट्टरपंथी, ये विरोध करने वाले भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कानून का विरोध कर रहे हैं। देखिए, किसी को भारतीय संविधान का विरोधी बताने के लिए कानून का विरोध करने पे ही वो भारतीय संविधान का विरोधी है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का विरोधी है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक कानून पास हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसी होगी, उस कानून को रद्द किया, उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने स्टैंड लिया और फिर कॉलेजियम सिस्टम कंटिन्यू रहा। तो फिर क्या सर्वोच्च न्यायालय संविधान विरोधी है क्या? ऐसे कई कानून थे जिसका विरोध, लैंड एक्विजिशन कानून जब बनने का प्रयास हुआ, उसमें अमेंडमेंट करके नरेंद्र मोदी जी अपने मोदी 1 पीरियड में जब उन्होंने लैंड एक्विजिशन का अध्यादेश लाया, 3 बार अध्यादेश लाने के बाद वो वापस कर लिया। उस समय तमाम संगठन, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी संगठन हुआ करते थे, भारतीय मजदूर संघ हो या किसान संघ हो, इन्होंने भी इस लैंड एक्विजिशन के खिलाफ विरोध किया। तो फिर क्या वो संविधान के विरोधी थे क्या? विरोध करना ये काम है। उस कानून की वैधता संवैधानिक तरीके से वो वैध है या अवैध है, ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। यदि कानून अवैध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे कैंसिल करवाएगा। अब ये प्रोसेस चल रहा है, इसलिए विरोध चल रहा है। एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बोल दिया, जैसे राम मंदिर, राम जन्मभूमि का इशू था, जब तक कोर्ट में नहीं था तब तक
मुस्लिम और हिंदू समाज आमने सामने थे। जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जब रामलला की होगी वहां मंदिर बनेगा, तो सब शांत हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय में 3-3, 4-4 रिट पिटीशन अलग-अलग लोगों की फाइल है। यहां तक कि एनडीए के घटक दलों की भी रिट पिटीशन फाइल है। तो फिर क्या उस बिल का विरोध करना, उस कानून का विरोध करना असंवैधानिक कैसा हुआ? क्योंकि यदि ये असंवैधानिक है, तो फिर भाजपा की तरफ भी उंगलियां उठती है कई। फिर वो तो कब से असंवैधानिक हो चुके हैं। तो कुल मिला के संवैधानिक असंवैधानिक बात इसलिए आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात इसलिए आती है, क्योंकि जो उनके अंदर की अभिलाषा है, वो अब बाहर आ रही है कि आर्टिकल 355 लागू हो जाना चाहिए। शुभेंदु ने कहा कि अब मुर्शिदाबाद दक्षिण, उत्तर 24 परगना, हुबली, मालदा, बीरभूमि, इन तमाम जिलों में दंगे चल रहे हैं। ये उनका वक्तव्य है। उस क्षेत्र में जहां दंगे चल रहे हैं, वह अनुच्छेद 355 लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग संपत्ति को, निजी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वही लोग सड़कों पे आ रहे हैं जो इस देश के संविधान का विरोध करते हैं। राज्य ने मुर्शिदाबाद के लिए बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मांग की है। ऐसा शुभेंदु जी का इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा कि अहंकार छोड़ देना चाहिए और केंद्र से पूरे प्रदेश के लिए बीएसएफ मांगी जानी चाहिए। दूसरी तरफ अमित अमित मालविया जो इन जो सोशल मीडिया के हेड है, उन्होंने कहा कि ये सारे दंगे जो हो रहे हैं, ये ममता बनर्जी के इशारे पे हो रहे हैं। सरकार दंगे करवा रही है, इसलिए वहां धारा 355 तुरंत लागू कर देनी चाहिए। अमित शाह इसके पहले ही हमलावर हो चुके हैं। अमित शाह जी ने कहा था कि बांग्लादेशी कई घुस के बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं। अमित मालविया ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने में तुली हुई है, बंगाल जल रहा है। अब वन बाय वन आए, तो हमने तो सुवेंदु जी के बात का बता ही दिया। अब अमित मालविया की बात। यदि दंगे होने पे राज्य में राज्य सरकार करवाती है, तो हाल ही में नागपुर में जो दंगे हुए, छावा फिल्म के प्रदर्शन के बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में पहली बार दंगे हुए। क्या वो दंगे राज्य सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड? सवाल ये है, क्योंकि दंगे होते हैं तो कौन करवाता है? वहां कुछ लोगों ने चद्दर जलाई। वो चद्दर पे आयती थी नहीं थी ये पता नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज ने वहां पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के कई घंटों तक पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, मानो पुलिस इंतजार कर रही थी कि मुसलमान भी एग्रेसिव हो जाए ताकि दंगे। क्या हम ऐसा माने? पुलिस का इंटेलिजेंस टोटली फेल था। की हुई कंप्लेंट पे हाथ धरे बैठे रहना। उसके बाद नमाज के बाद जब मुस्लिम लोग समाज ने देखा कि हमारी चद्दर जली गई, वो कहते हैं कि वो चद्दर पे आए थे नहीं थे, ये कहते हैं कि वो डिबेटेबल सवाल है। फिर पत्थरबाजी हुई, फिर मुख्यमंत्री एक्टिव होते हैं। जब दंगे हो जाते हैं तो हिंदी फिल्मों जैसे हमारे यहाँ पुलिस पहुंचती है। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, दंगे का नुकसान भरपाई भरपाई करूंगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि ये भी वीडियो देख लीजिए जहां पुलिस स्वयं ही वाहनों, कारों की और गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रही। मुख्यमंत्री मौन हो गए। तो फिर यदि दंगे किसी राज्य में सरकार करवाती है, तो फिर गुजरात के दंगे किसने करवाए? महाराष्ट्र में अभी हाल ही में दंगे हुए, वो कौन करवा रहा है? सवाल उठता है। जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि सरकार दंगे कैसे करवा रही है, तब तक नागपुर के दंगों के बारे में तो मैंने कहा कि घंटों उस एफआईआर पे क्यों लोग बैठे रहे, तुरंत एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसके बाद जो वीडियो आया पुलिस का तोड़फोड़ करते हुए, उस पे सरकार मौन क्यों बैठी? कई चीजें हैं। और जब दंगे होते हैं तो जैसे ऐसे वातावरण होता है, तो दोनों तरफ से, दोनों समुदाय की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको दंगे से फायदा होता है, वो आगे लीड लेते हैं। ये हमेशा हर दंगों में होता है और नुकसान आम जनता का होता है। रही अमित शाह जी की बात। अमित शाह जी ने कहा कि बांग्लादेश के कई घुसपैठिए बंगाल में स्थापित हो गए हैं, पश्चिम बंगाल में।
राज्य सरकारें करवा रही है। यदि राज्य सरकारें करवा रही है तो केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सीमाएं जो है देश की, ये केंद्र के हाथ में सुरक्षित। सीमाओं पे जो सैनिक होते हैं या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, उसके पीछे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस बैकअप में होते हैं, वो सारे केंद्र के अधीन होते हैं। यदि वहां घुसपैठी आ जाते हैं तो वो घुसपैठ ममता बनर्जी इतनी ताकतवर हो गई कि वो केंद्रीय एजेंसियों को जो बॉर्डर सिक्योर कर रही है, बॉर्डर की सुरक्षा देख रही है, उनको भी अपने कंट्रोल में लेके घुसपैठ करवा रही है। तो फिर ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। या जम्मू कश्मीर में तो केंद्र का शासन है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। वहां यदि आतंकी आके आज भी वहां कार्रवाई करते हैं तो फिर क्या ये केंद्र करवा रहा है? सवाल ये है। ये जवाब अमित शाह को देना चाहिए। मात्र बंगाल का बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल वहां जिम्मेदार है, क्योंकि वहां विपक्षी सरकार। फिर गुजरात के कच्छ से जो ड्रग्स आते हैं, बार बार गुजरात वो एंट्री पॉइंट हो गया है ड्रग का, तो क्या गुजरात सरकार ड्रग का काम करवा रही है? सवाल ही उठता है, क्योंकि बॉर्डर्स केंद्र के पास होती है। केंद्र बॉर्डर में से लोग घुसते हैं, इसके लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। केंद्र के पास इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो एजेंसियां ये तय करती है कि किस नेता के घर में कितना पैसा है। विरोधी पार्टियों के नेताओं पे नजर रखने के बजाय यदि केंद्र बॉर्डर पे ज्यादा नजर रखे, ये बांग्लादेशी आना कम हो जाएंगे, वहां से ड्रग आना कम हो जाएंगे, वहां से आतंकी आना कम हो जाएंगे। कुल मिला के धारा जो आर्टिकल 355 क्या कहता है, वो इंश्योर करता है कि केंद्र की ये जिम्मेदारी है कि राज्य को बाहर और अंतर्गत यानी बाहर से कोई आक्रमण को बचाना, ये केंद्र की ड्यूटी है। और अंदर यदि कुछ ज्यादा विद्रोह होता है या विरोध होता है या अंदर कोई अनरेस्ट करता है, उसको केंद्र को मदद करनी होगी उससे राज्य को बचाने की। लेकिन धारा 355 ये 356 के साथ जुड़ के आती है। 355 के तुरंत बाद एंट्री करती है, जो ये कहती है कि ये राज्य अब कंट्रोल के बाहर चला गया, इसलिए राज्य सरकार को बर्खास्त कर वहां केंद्र का शासन लागू किया जाए, राष्ट्रपति राज या गवर्नर रूल। तो 355 आप इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आपको 356 लानी। ये इतने भोलेपन से नहीं कह रहे सुहेंद्र, बंगाल के प्रति प्रेम है करके नहीं कह रहे कि आप केंद्र की मदद ले। जिस दिन पूरे प्रदेश के लिए केंद्र की मदद होगी, उस दिन ये कहेंगे कि जब राज्य सरकार केंद्र के भरोसे ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, लॉ एंड ऑर्डर, फिर केंद्र सरकार नकारी है, अब राष्ट्रपति इसको बर्खास्त करे। क्योंकि अगला चुनाव यदि ममता सत्ता में होते हुए हुआ तो फिर बीजेपी को बाहर बैठना होगा, क्योंकि ममता को आप बैलेट से नहीं हरा सकते। ममता को आपने जो मशीनों का खेल बाकी राज्यों में किया, वो भी ममता होने नहीं दे रही, क्योंकि ये ममता बनर्जी ही है और उसकी पार्टी है जिसने मतदान सूची को सामने लाकर चुनाव आयोग को बोलने के लिए मजबूर किया कि हाँ रिप्लिकेशन है। और 2021 में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके आधार कार्ड को मतदाता के साथ जोड़ने का काम था, वो आज तक 2025 तक क्यों नहीं हुआ? ये सवाल उठता है। अब जाके चुनाव आयोग कह रहा है कि हम अब आधार कार्ड से लिंक करेंगे। तो 2021 से 25 तक आप सोए हुए थे। या जब मैंने एक अधिकारी को पूछा ऐसी क्या मजबूरी है या कोई ऐसा बड़ा काम है कि जो नहीं हो पा रहा है, उनने कहा कि एक बार आधार कार्ड से जुड़ने के बाद ये डुप्लीकेशन रुक जाएगा, तो फिर इन नेताओं का क्या होगा जो चुनाव आयोग के और चुनाव जो मतदाता सूची के और मशीनों के भरोसे जीतते हैं। तो ममता ने तो चुनावी जो मतदाता की सूची है उसी को टाइट कर दिया। अभी चुनाव होने में बहुत टाइम है, वहां पे 1 साल से ज्यादा टाइम। तो ममता को वैसा लड़ना मुश्किल है, क्योंकि रास्ते की लड़ाई करेंगे तो ममता इनसे ज्यादा बीसा साबित होती, क्योंकि वो लेफ्ट के कैडर से लड़के सत्ता में आई। तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि राष्ट्रपति शासन लागू करो, सत्ता अपने कब्जे में आ जाएगी। और इसीलिए आर्टिकल 355 की बात होती है, क्योंकि 356 आर्टिकल के पीछे ही खड़ा है। कुल मिलाकर
पूरा ताकत लगा के केंद्र बीजेपी के नेता बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म सा हो गया है बंगाल में। लेकिन फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो फिर यूपी में भी होना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं यूपी में। ये सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। कई जगह फंसेंगे बीजेपी यदि वो चाहेगा। देखिए, आज जो बातें हुई, जो लगातार डिमांड हो रही है बीजेपी, उसका विश्लेषण किया। बाकी फिर आता हूं किसी विषय के साथ, कोई नई खबर लेके। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।